हेलो बच्चों, दिस इज मुस्कान सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विथ टैलेंट अकेडमी। चलो आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर चालू करने वाले हैं, दैट इज ऑफ क्लास 7th ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये न्यू चैप्टर है तुम्हारे बायोलॉजी का, ठीक है। और मोस्टली अभी पीरियोडिक्स जो भी तुम लोग का टेस्ट होते हैं या फिर सेकेंड टर्म में ये चैप्टर इंक्लूडेड होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जितने भी एनसीईआरटीज है उसमें ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स पहले है, बट तुम लोग अपना बुक लेके बैठे हो तो पहले तुम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स खोल के बैठ जाओ। वो पहले पूरा चैप्टर मैम समझाएगी, पूरा जो भी है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, एंड देन वी विल गो टू ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग इस चैप्टर से। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या समझते हो तुम लोग? कोई भी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन क्या हो रहा है, प्लांट्स में हो एनिमल्स में हो, नॉर्मली तुम ट्रांसपोर्टेशन मतलब वर्ड मतलब क्या मीनिंग होता है? कोई भी चीज़ का मतलब एक प्लेस से अनदर प्लेस हम लोग लेके जा रहे कोई भी चीज़ को, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। तो प्लांट्स में किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है? फूड का होगा, क्योंकि फूड कहाँ बन रहा है? लीव्स में बन रहे हैं। तो लीव्स में बन रहा है तो रूट्स को भी तो फूड चाहिए, जिंदा रहना है। पूरे प्लांट को अगर सही तरीके से फंक्शन करना है तो फूड तुम्हारे एक एक पार्ट ऑफ द प्लांट में जाना चाहिए। तो दैट इज वाई अगर लीफ में फूड बन रहा है तो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ प्लांट में जाएगा, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। अब वाटर है, वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है? कहाँ से हो रहा है? रूट से हो रहा है। तो रूट्स में है तो अब पूरा टिप ऑफ द लीफ, मतलब जहां तक प्लांट का टिप है वहां तक जाना जरूरी है वाटर का, नहीं तो वाटर का श्रिंकेज होने की वजह से प्लांट का डेथ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है इन अ लिविंग ऑफ प्लांट। ओके, सो ट्रांसपोर्टेशन, transport means to carry things from one place to another. The body of an organism requires nutrients, oxygen to carry out various life processes. Plants, नॉर्मली ह्यूमन बीन हो गए या प्लांट्स हो गए, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है। कोई भी चीज़ है जो कि न्यूट्रिएंट्स हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कोई भी वाइटल चीज़ जो इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जाना जरूरी है। अब तुम्हारे बॉडी में तुमने फूड एंटर किया, डाइजेशन हुआ, जो भी न्यूट्रिएंट्स बन रहे हैं उसके फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, तुम्हारा टिप ऑफ द टो टिल योर हेयर, मतलब फ्रॉम एंड टू बॉटम तुम्हारा जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो जाना जरूरी है, इतना पता है। तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन जो जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं तुम्हारे बॉडी में या प्लांट के बॉडी में, उसमें जरूरी एक वाइटल रोल प्ले करता है। Okay, waste products produced due to the various functions inside the body also need to be transported and removed. अच्छा, अब न्यूट्रिएंट्स बन रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है ही, लेकिन जो वेस्टेज है, जैसे तुम्हारे बॉडी में डाइजेशन होता है, जो अनवांटेड फूड होता है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उसको बॉडी से थ्रो आउट करना होता है। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। फ्रॉम एसोफेगस, स्टमक में हो रहा है डाइजेशन, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, देन तुम्हारे रेक्टम, एनस तक जाता है, तो वो क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट ही हो रहा है ना, फूड एक तरीके से, एंड देन एनस के थ्रू तुम्हारे बॉडी से थ्रो आउट हो जाता है। तो ये सब चीज के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी होता है। Therefore, the term transport may be defined as a life process in which a material is absorbed in one part of the organ of an organism and is carried to other part in its body. In animals, these functions are carried out by the internal transport system called circulatory system. Animals में एक पर्टिकुलर सिस्टम बना हुआ है, जैसे डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है, एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो सर्कुलेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम बना हुआ है, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स स्टार्ट करेंगे, तो तुम्हारा एनसीईआरटी में अगर ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स पहले है तो तुम प्लांट्स का चैप्टर मतलब पेज खोल के बैठ जाओ। वी विल एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पहले एंड देन वी विल गो टू ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स। ओके, चलो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, पहला चीज है रूट हेयर। तुम्हारा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, 3 पार्ट जो है ये रोल प्ले करते हैं। पहला तुम्हारा क्या है? रूट हेयर। रूट हेयर्स आर इलोंगेटेड एक्सटेंशंस ऑफ रूट दैट आर कंपेरेबल टू हेयर्स ऑन एनिमल्स। ह्यूमन बॉडी में, एनिमल्स में हेयर होते हैं, उसी तरीके से प्लांट में भी हेयर होता है। कहाँ पे प्रेजेंट है वो हेयर? रूट्स में। ओके, रूट हेयर जो होते हैं वो वेरी फाइन लाइंस होते हैं, थिन लाइंस होते हैं, हेयर्स होते हैं जो कि एक्सटेंड करते हैं। अब मेन रूट जो है, जैसे ये मान लो ये रूट हो गया मेन, ठीक है। यहाँ पे ये तुम्हारा सॉइल सरफेस है, यहाँ पे अपर पार्ट ऑफ द प्लांट है, शूट सिस्टम है, देन दिस इज रूट, ये मेन रूट हो गया। लेकिन यहाँ से हमको सिर्फ ये तो काम नहीं करेगा, यही सिर्फ एब्जॉर्प्शन में काम नहीं करेगा, वी हैव टू ऑल्सो एक्सटेंड आर द रूट्स। वाटर कंज्यूम करने के लिए रूट्स को एक्सटेंड करना भी जरूरी है।
तो इस तरीके से रूट हेयर्स जो हैं वो एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंशन जैसा काम करते हैं और आसपास के जितना भी वाटर एंड मिनरल्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसमें भी हल्का हल्का छोटे छोटे फाइन लाइन्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड रूट हेयर्स। ओके, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर इंक्रीज एक्सचेंज ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अभी बताए सिर्फ मेन रूट जो है वो सिर्फ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इनफ नहीं कर पाएगा कि पूरे प्लांट के लिए सही हो जाए, प्रपोर्शन सही रहे, तो इसलिए ये रूट हेयर्स जो होते हैं वो एक्सटेंड करते हैं खुद को और सरफेस एरिया बढ़ाते हैं एब्जॉर्प्शन का। किसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पे? वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो ये इस तरीके से रूट हेयर्स एक्सटेंड करके अपने आप को सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं। ओके, अंडरस्टूड? इतना तक समझ में आया सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। देन इज फ्लोएम। अच्छा, प्लांट्स में होते हैं दो तरीके के कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू क्या होता है? जो ट्रांसपोर्टेशन कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, कंडक्टिंग टिश्यू। फ्लोएम एंड जाइलम, इन दोनों को साथ में बोलते हैं कंडक्टिंग टिश्यूज। ओके, तो फ्लोएम क्या हो रहा है? दो तरीके। अब हम लोग को मेन प्लांट्स में किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन होता है? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स मेनली क्या होता है? दो चीज का चाहिए, पहला हो गया फूड एंड दूसरा हो गया वाटर। यही दो चीज होते हैं ये प्लांट में जो बनते हैं, फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर ट्रांसपोर्ट करना होता है। ठीक है, तो फूड में क्या हो जाएगा? फूड के लिए एक अलग कंडक्टिंग टिश्यू बना हुआ है, दैट इज फ्लोएम। ओके, एंड वाटर के लिए जाइलम। बस इतना याद रखना है, वाटर के लिए जाइलम, फूड के लिए फ्लोएम। इस ऐसे याद रख लोगे, टेंशन नहीं है, वाटर के लिए जाइलम हो गया। ठीक है, तो दो चीज है, फूड एंड वाटर, दैट इज फ्लोएम एंड जाइलम। फ्लोएम इज अ प्लांट टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट द सॉल्युबल ऑर्गेनिक मटेरियल्स क्रिएटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फोटोसिंथेसिस में क्या, किसका प्रोडक्शन हो रहा है? फूड का प्रोडक्शन हो रहा है। अब फूड ऐसा तो नहीं कि जैसे तुम्हारा दाल चावल तुम खा रहे हो, प्लांट्स का वैसे दाल चावल रहता है, वो अपने लिए बनाते हैं खाते हैं, ऐसा तो फूड होता नहीं है फोटोसिंथेसिस में। वो क्या हो रहा है? एक केमिकल की तरह रिलीज हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है उनके बॉडी में, एंड देन दैट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो ये क्या हो गया? द सॉल्युबल ऑर्गेनिक मटीरियल क्रिएटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर होता है, दैट इज food for the plants. Okay, and then xylem is plant tissue that transports the water and other nutrients from the root to other parts of the plant. Water and minerals भी लिख सकते हो यहाँ पे। Okay, इतना तक समझ में आया सबको? अब देखो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है जाइलम एंड फ्लोएम का। जाइलम क्या है? वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होता है, एंड phloem is the organic matter conducting tissue. Okay, water and minerals, one way flow sap, thick wall made of lignin, cell walls, cells having no end walls between them. देखो यहाँ पे कोई end wall नहीं है, ये एक continuous कंडक्टिंग टिश्यू है। जो टिश्यू अंदर फॉर्म हो रहा है वो कंटिन्यूअस है, वहां पे कोई भी एंडिंग नहीं हो रही है। ठीक है, एंड ऑन द अदर हैंड फ्लोएम में क्या हो रहा है? हर जगह पे इस तरीके से एंडिंग बना हुआ है। सेल विथ एंड वॉल्स एंड परफोरेशन। परफोरेशन इज दिस, बीच में स्पेसेस है जाने के लिए। ठीक है, परफोरेशन मान लो हम एक स्पेस बनाते हैं और वहां पे हम बहुत सारे होल्स कर दे रहे हैं, दैट इज परफोरेशन। ओके, तो फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यू में क्या हो रहा है? मतलब यहाँ पे परफोरेशन रहते हैं, एंड वॉल्स भी है लेकिन उसमें परफोरेशन भी है। और सेम अगर हम बात करें जाइलम का, तो यहाँ पे कोई एंड वॉल्स ही नहीं है, कंटिन्यूअस कंडक्टिंग टिश्यू होता है। ओके, समझ में आया? फ्लोएम है वाटर एंड फूड, टू वे फ्लो ऑफ सैप, दो तरीके से। यहाँ पे देखो जाइलम में क्या हो रहा है? सिर्फ एक तरीके से फ्लो हो रहा है, फ्रॉम द रूट्स टू द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। बट फ्लोएम में क्या हो रहा है? दोनों तरीके से, आना भी हो रहा है, जाना भी हो रहा है। ठीक है, दो तरीके से, दो डायरेक्शंस होते हैं यहाँ पे फ्लो ऑफ फूड के। थिन वॉल मेड ऑफ सेल्यूलोज, यहाँ पे डिफरेंशिएशन अगर तुमसे पूछा जाए तो ये चार पॉइंट्स तुम्हारा डिफरेंशिएशन के हो सकता है। समझ में आया? ये तुम डिफरेंशिएशन में लिख सकते हो, डिफरेंशिएशन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। वाटर एंड मिनरल्स यहाँ पे हो रहा है वाटर एंड फूड। ठीक है, वन वे फ्लो ऑफ सैप, टू वे फ्लो ऑफ सैप। थिक सेल वॉल मेड ऑफ लिग्निन, यहाँ पे थिक सेल वॉल होता है और ये लिग्निन का बना हुआ होता है। ऑन द अदर हैंड थिन सेल वॉल मेड ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज है तभी ये ग्रीन कलर का है, नहीं सॉरी, सेल्यूलोज की वजह से ग्रीन नहीं होना चाहिए। देन टू ये मतलब फ्लोएम जो है अदर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में हो रहा है, फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? लीव्स में हो रहा है, तो इस वजह से
सेल्यूलोज यहाँ प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और फ्लोएम में एंड वॉल्स होते हैं विथ परफोरेशन, और जाइलम में कोई एंड वॉल्स नहीं होता है, सेल्स हैविंग नो एंड वॉल्स बिटवीन देम। इतना तक समझ में आया फ्लोएम और जाइलम। बेसिकली अगर तुम डिफ्रेंशिएट करो दोनों के बीच में, तो जाइलम वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी टू अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड फ्लोएम फोटोसिंथेसिस के जो भी फॉर्मेशन हो रहा है, फूड फॉर्मेशन हो रहा है, उसका कंडक्शन करता है। और टू द मतलब ये ऐसा नहीं कि फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ही जा रहा है। अब लीव्स मान लो बीच में है, ग्रीन लीव्स जो भी है वो मिड पार्ट ऑफ द प्लांट में, तो वो अपर भी तो अपर एरिया में पहुंचाना पड़ेगा और नीचे तो पहुंचाना ही है। तो इसलिए फ्लोएम में दोनों डायरेक्शन में कंडक्शन हो रहा होता है, वेयर एज इन जाइलम सिर्फ नीचे से ऊपर वाटर एंड मिनरल्स पहुंचाना, तो ये वन वे ट्रांसपोर्ट ही होता है। आई बात समझ में? इतना तक सबको समझ में आया? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। यहां पे हो रहा है जाइलम का बात, ठीक है। मैम का हैंडराइटिंग से थोड़ा सा तुम लोग okay. Plant root absorbs the water and minerals from the soil. The roots possess root hairs which increases the surface area of the root for absorption of water. ये अभी हम लोग पढ़े कि प्लांट जो है वो रूट से एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर एंड मिनरल्स। अच्छा, एक और चीज हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, नाइट्रोजन का अगर कमी हो जाता है तो कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? मान लो प्लांट्स में नाइट्रोजन इनटेक की कमी हो रही है, कमी क्या, नॉर्मली नाइट्रोजन इनटेक के प्रोपोर्शन को कंप्लीट करना है, तो प्लांट्स कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? क्योंकि प्लांट्स जो है वो एटमॉस्फेयर में, एयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है उस फॉर्म में नहीं ले सकते, स्टोमाटा जो है वो उस फॉर्म में नाइट्रोजन को नहीं एब्जॉर्ब कर सकता है, तो प्लांट्स कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन? वो वाटर सॉल्युबल जितने भी नाइट्रोजन होते हैं उसको कन्वर्ट करता है जो एयर में। अच्छा, जो प्लॉइंग होता है, सॉइल का प्लॉइंग होता है बिफोर प्लांटिंग द सीड्स या प्लांटिंग द प्लांट्स। प्लांट को अगर जब हम लोग प्लांट कर रहे होते हैं सॉइल में, सो कर रहे होते हैं, तो उससे पहले प्लाउइंग करते हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, एयर का क्वांटिटी बढ़ रहा है। एयर जितना ज़्यादा रहेगा सॉइल में उतना ज़्यादा उस एयर का नाइट्रोजन को वो वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट रहेगा तो उसके थ्रू वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है रूट, तो साथ साथ में नाइट्रोजन भी एब्जॉर्ब करेगा। तो वो क्या कर रहा है, रूट ही जो है वो नाइट्रोजन की कमी को प्लांट के बॉडी में पूरा करता है, राइट। तो इस तरीके से वाटर एंड मिनरल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स का भी एब्जॉर्प्शन कर रहा है कौन? रूट्स। ओके, सो it is moved from roots to the stem and leaves through the tube like structure called xylem. तो वो रूट से अंदर जाता है प्लांट के and then is transported through a tube-like tissue that is xylem. Absorption and flow of water is a continuous process through the xylem tissue. Absorption of and flow of water. Absorption हो रहा है और साथ ही साथ flow हो रहा है, ये पूरा एक continuous process होता है। ऐसा नहीं कि पानी की कमी हो रही है, पानी की कमी होती है तो इवेंचुअली प्लांट भी ड्राई अप हो जाता है। ये चीज नोटिस किया होगा तुमने। तो इसलिए अगर पानी टाइम टू टाइम दिया जा रहा है प्लांट में तो वो कंटिन्यूस एक प्रोसेस बना हुआ रहता है कि एब्जॉर्ब हो रहा है, पूरे प्लांट में जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, प्लांट का यूज हो रहा है, देन अगर कमी हो रही है तो वापस से एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। Xylem tissue are the continuous network of channels which connect root to the leaves through the stem and branches. It thus transports water and minerals to the leaves of the entire plant. Understood? इतना समझ में आया कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट कैसे हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर कैसे हो रहा है प्लांट में? समझ में आया सबको? चलो नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल, दैट इज which tissue is doing this? Phloem. Okay. The food manufactured in the leaf is transported to different parts of the plant. This transportation of food material from the leaves to the other parts of the plant is carried out by the tissue called phloem. Okay, and the process of transport of food materials, it is called ट्रांसलोकेशन। फूड का ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक अलग टर्म दिया गया है, पर्टिकुलर टर्म दिया गया है, दैट इज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में कोई अलग वर्ड तुम लोग नहीं सुने, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में एक वर्ड सुने होगे, ट्रांसलोकेशन। ओके, द फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ वेसल्स दैट आर नोन एज सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स फ्लोएम में, देखो फ्लोएम में भी अलग तरीके, एक कंडक्टिव टिश्यू है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पाइप जैसा है उसमें फूड जा रहा है आ रहा है, नहीं, ये प्रॉपर कंडक्टिंग टिश्यू होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं एक कंडक्टिंग टिश्यू में। आई बात समझ में? तो उसमें
फ्रॉम, मतलब उसका एक पार्ट है सीव ट्यूब। फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ वेसल्स दैट आर नोन एज सीव ट्यूब्स, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है कि ये अंडर लाइन याद रखना कि एक वेसल नाम का चीज होता है जिसका नाम है सीव ट्यूब। किस में हो रहा है? फ्लोएम में, नॉट जाइलम, फ्लोएम में। इतना तक समझ में आया? द जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज टुगेदर फॉर्म द वस्कुलर बंडल्स और कंडक्टिंग टिश्यू। अभी मैम ने बताया था स्टार्टिंग में ही कि इन दोनों को साथ में कंडक्टिंग टिश्यूज भी बोलते हैं या वस्कुलर टिश्यू बंडल्स भी बोल सकते हो तुम, वस्कुलर बंडल्स। ओके, इतना तक सबको समझ में आया? चलो, ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिए, ट्रांसलोकेशन पढ़ लिए, नाउ वी विल गो टू ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है ये पहले भी पढ़ चुके हो तुम लोग। ट्रांसपीरेशन, what do you understand by transpiration? The process of evaporation of water through the stomata present on the surface of leaf is called transpiration. यहाँ पे क्या हो रहा है? कोई कंडक्शन नहीं हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है ट्रांसपिरेशन, इवापोरेशन ऑफ वाटर। इवापोरेशन हो रहा है। देखो लीव्स ऐसे प्रेजेंट है, इस तरीके से उनका सरफेस प्रेजेंट रहता है प्लांट्स में, ऐसे रहता है ना, फ्लैट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे सनलाइट पड़ रहा है, सनलाइट क्या करता है? तुम्हारे बॉडी से वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है या इवापोरेट कर रहा है, तो लीव्स तो फिर भी बहुत ज़्यादा डेलिकेट चीज़ हो जाता है। तो लीव्स में जो भी अपर लेयर ऑफ लीफ में वाटर प्रेजेंट रहता है वो स्टोमाटा के थ्रू इवापोरेट हो जाता है, ठीक है। तो एक्सेस वाटर अगर प्रेजेंट है प्लांट में, प्लांट सोचो कितना ज़्यादा डिफिकल्टी झेल रहा है। एक तो ऐसे उसको वाटर का कमी हो रहा है, उसको खुद अपने लिए पूरा वाटर चाहिए, लेकिन अगर सही ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर बॉडी में आएगा तो वो भी ऊपर चल जाएगा, इवापोरेशन हो जाएगा उसकी वजह से। आई बात समझ में? और ट्रांसपीरेशन की वजह से भी क्लाइमेटिक चेंजेस जो होते हैं, जैसे मान लो प्लांट्स, जैसे ये बोलते हैं ना पेड़ के आसपास बारिश ज़्यादा होती है, तो क्यों होती है? इवापोरेशन ज़्यादा हो रहा है, ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा जा रहा है एटमॉस्फेयर में, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशंस होते हैं जिसकी वजह से बारिश या फिर क्लाइमेटिक चेंजेस जो हैं वो अकर करते हैं। आई बात समझ में? प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर हो रहा है, एयर जो भी है वो प्यूरिफाई होता है। तो इस वजह से प्लांट्स बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करने में। आई बात समझ में? द कंटिन्यूअस इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स प्रोड्यूसेस एन अपवर्ड पुल कॉल्स सक्शन फोर्स। अब ट्रांसपीरेशन में क्या हो रहा है? अपवर्ड जा रहा है पानी। अब ट्रांसपीरेशन में क्या हो रहा है? फ्लैट स्ट्रक्चर है, इवापोरेशन हो रहा है थ्रू स्टोमाटा, ठीक है। किसका इवापोरेशन हो रहा है? वाटर का। तो द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर थ्रू द स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, लीफ के सरफेस पे जो भी वाटर प्रेजेंट रहेगा वो इवापोरेट होके ट्रांसपीरेशन करेगा। आई बात समझ में? तो अब इसमें क्या हो रहा है? पुल, एक कंसिस्टेंट पुल हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। अब लीव्स कहाँ प्रेजेंट है? अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के अपर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं ना लीव्स, और वो उसमें से कंटिन्यूअस ट्रांसपीरेशन होते जा रहा है। तो एक सक्शन ऑफ, अब मान लो हम ऊपर से तुम स्ट्रॉ लेते हो, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, स्ट्रॉ ले रहे हो, तो तुम अगर ऊपर से सक करोगे तब तक कोल्ड ड्रिंक तुम्हारे माउथ तक जाएगा ना। तो वही चीज हो रहा है प्लांट्स में, सक्शन क्रिएट होता है, एक बार बार ऊपर के डायरेक्शन में पानी इवापोरेट हो रहा है, तो उस जगह पे फिर से वाटर की जरूरत पड़ रही है, इसलिए कंटिन्यूअस सक्शन ऑफ वाटर रहता है, पुल रहता है एक वाटर का, जिसकी वजह से वाटर जो है फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, the continuous evaporation of water from the leaves produces an upward pull called the suction force. Suction force बोल रहे हैं इसको हम लोग। This force pulls the water from the root upward through the stem, branches, and finally to the leaves. Though transpiration causes loss of water from the plants, still it is necessary process for plants due to the following reasons. अब एक ट्रांसपीरेशन एक तरीके से डीमेरिट ही हो रहा है ना प्लांट में, इतना मेहनत से प्लांट नीचे से वाटर कंज्यूम करके एब्जॉर्ब करके लीव्स तक पहुंच जा रहा है, लीव्स फिर क्या कर रहा है? उसको इवापोरेट कर दे रहा है, एक तरीके से डीमेरिट है। लेकिन ये भी जरूरी है, क्यों? क्योंकि अगर मान लो ट्रांसपीरेशन अगर नहीं करेगा तो वो सक्शन जो है वो क्रिएट ही नहीं होगा, सक्शन क्रिएट नहीं होगा तो वो अपवर्ड पुल ऑफ वाटर जो है वो नहीं हो पाएगा। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रांसपीरेशन जो है वो जरूरी क्यों है। इतना पता है कि जरूरी है, बट कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले। सक्शन पुल्स कॉज्ड ड्यू टू इवापोरेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू ड्रॉ वाटर टू अ ग्रेट हाइट इन टॉल ट्रीज। टॉल ट्रीज में क्या हो रहा है? बड़े बड़े ट्रीज हैं, फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। लोअर पार्ट कहाँ से? रूट से लेके अपर एकदम टिप ऑफ द लीफ में भी जाना जरूरी है। ट्रीज कितने बड़े बड़े होते हैं, तो वो सक्शन क्रिएट होगा तभी तो वो वाटर फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट या ट्री जो भी है मूव करेगा टू द अपर पार्ट, ठीक है। तो क्यों हो रहा है ये सक्शन क्रिएट हो रहा है? किसकी वजह से हो रहा है? ट्रांसपीरेशन की वजह से हो रहा है। तो इसलिए ट्रांसपीरेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इट प्रोड्यूसेस अ कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट कैसे होता है?
अच्छा, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में स्वेटिंग होता है, तुम्हारे नॉर्मल बॉडी में ह्यूमन बीइंग्स में स्वेटिंग होता है। सेम चीज हो रहा है ट्रांसपिरेशन में प्लांट बॉडीज में। प्लांट बॉडीज में क्या होता है, जो स्टोमाटा है वो इवापोरेट कर रहा है वाटर, तो वो क्या कर रहा है, कूलिंग इफेक्ट देता है। नॉर्मली तुम गर्मी के दिनों में अगर तुम्हारा देखना एयर का मूवमेंट होता है, तुम्हें ठंडा लगता है, रिलीफ महसूस होता है। क्यों होता है? बॉडी कंटिन्यूसली स्वेटिंग कर रहा है, वो होल से, पोर से, तुम्हारे स्किन के पोर से स्वेट, वाटर इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट फॉर्म, स्वेट के फॉर्म में वो निकलता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, वाटर का जब एयर के थ्रू कांटेक्ट होता है तो वो कूलनेस फील होता है। तो सेम चीज ट्रांसपिरेशन में होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है। अब प्लांट्स को क्या करना है, प्लांट्स एनिमल्स सेम नहीं हो रहा है। प्लांट्स क्या है, ट्रीज जो है वो रेगुलर वो सनलाइट से एक्सपोज होते हैं, सनलाइट उन पर रेगुलर पड़ रहा है। वो तो तुम अगर तुम दिन भर, एक दिन पूरा सनी डेज में बैठ जाओ तुम बाहर, तो एक पहली बात तो टैन हो जाओगे पूरा, और दूसरी बात डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मफुल रेडिएशंस तुमको अफेक्ट कर सकते हैं, तुम्हारे स्किन को अफेक्ट कर सकते हैं। प्लांट्स और ट्रीज सनस्क्रीन लगा के नहीं बैठ सकते, राइट? तो उनको भी अपना एक प्रोटेक्शन लेयर बनाना पड़ता है, वो जिसकी वजह से लेयर क्या, ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होता है उन्हें, जो हार्मफुल रेडिएशंस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सन के डीमेरिट से इफेक्ट से बचा सकते हैं प्लांट बॉडीज को। Okay, now it also helps in transport of water and minerals to the leaves for performing photosynthesis. अब अगर वाटर ट्रांसपोर्टेशन होगा ही नहीं तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस भी अकर नहीं करेगा। फोटोसिंथेसिस अकर नहीं करेगा तो इवेंचुअली प्लांट का ऐसे भी डेथ होना है। तो ट्रांसपिरेशन तीनों तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट बॉडीज के लिए। आई बात समझ में? इतना तक सबको समझ में आया? चलो, अब रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है इन अ हॉट सनी डे और इन अ मूविंग एयर। मूविंग एयर में क्यों ट्रांसपिरेशन का रेट इंक्रीज करेगा? जितना ज्यादा एयर रहेगा उतना जल्दी इवापोरेट करेगा वाटर। तो अब ये क्या कॉज कर रहा है, दिस हैपेंस बिकॉज द हीट फ्रॉम सन और मूविंग एयर कॉजेज इवापोरेशन ऑफ वाटर एट अ फास्टर रेट। इवापोरेशन का रेट बढ़ेगा तो ट्रांसपिरेशन का भी रेट बढ़ेगा। इवेंचुअली दोनों सेम ही प्रोसेस हो रहा है। ओके, increase in the rate of transpiration cause an increased rate of absorption water through roots. अब वाटर जितना ज्यादा इवापोरेट होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्ब करना पड़ेगा ना। अब प्लांट में वाटर की कमी हमको नहीं रखना है, हम ट्रांसपिरेशन भी हो रहा है मेरा बॉडी से, ट्रांसपिरेशन भी हो रहा है प्लांट के बॉडी से, एंड साथ ही साथ वाटर का कंजम्पशन, एब्जॉर्प्शन भी उतना ही रेट से करना पड़ेगा। Therefore, when a potted plant is kept under a moving fan, the absorption of water through roots will be increased along with the increased rate of evaporation. एक प्लांट को, अगर पॉटेड प्लांट को तुम फैन के नीचे रख दोगे तो उसका ट्रांसपिरेशन का रेट भी बढ़ेगा, दैट इज इवापोरेशन, और साथ ही साथ वाटर के एब्जॉर्प्शन का रेट भी बढ़ेगा। इतना तक सबको समझ में आया? ट्रांसपिरेशन सब कुछ पढ़ लिया हम लोग। 3 चीज पढ़े अभी तक, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन किसका हो रहा है? ऑफ वाटर। वाटर का अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, जाइलम कर रहा है, ठीक है। एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज डन थ्रू फ्लोएम, और एक पर्टिकुलर टर्म दिया गया है उसको, दैट इज, जल्दी जल्दी बोलो, दैट इज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन हो रहा है फ्लोएम में फूड का। एंड देन ट्रांसपिरेशन हम लोग पढ़े, एंड देन वी विल गो टू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? अच्छा, डिफ्यूजन क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिफ्यूजन? 2 तरीके का डिफ्यूजन होता है, ठीक है। अच्छा चलो, टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन नहीं पढ़ना। डिफ्यूजन होता क्या है बेसिकली, अगर मान लो हमें तुमको एक बॉक्स दे दिए, ठीक है, ग्लास बॉक्स है, बीच में हम एक बटर पेपर लगा दिया या फिर कोई भी एक लेयर बना दिया, जिसकी वजह से उस बॉक्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ओके। एंड देन उस लेयर में हम छोटे छोटे होल्स कर दे रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे होल्स हम क्रिएट कर दिए उस लेयर में, और हम एक साइड ऑफ द बॉक्स में वाटर भर दिए, ओके, और दूसरा साइड जो हम खाली छोड़ दिए। तो अब क्या होगा, उस होल के थ्रू वो जितना भी वाटर है वो टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉक्स में जाएगा। तब तक जाएगा जब तक दोनों बॉक्सेस में, दोनों पार्ट्स में, दोनों साइड्स में वाटर का लेवल जो है वो इक्वल नहीं हो जाता है। आई बात समझ में? तो अब ये क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन हम बढ़ाए एक जगह का, और वो कंसंट्रेशन इक्वल करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एरिया गया। तो हायर कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया में जब कोई भी चीज, चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे गैस हो, वो मूव करता है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि इतना पर इतना साइज ऑफ मॉलिक्यूल ही होना चाहिए, इतना बड़ा ही ये परमेबिलिटी होना चाहिए, ये साइज जो है उसमें इतना ही होल्स होना चाहिए, बड़ा होल्स नहीं होना चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
हायर कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया कोई भी लिक्विड स्टेट एनीथिंग मूव करेगा, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। आई बात समझ में? सिंपल तरीका है। ऑस्मोसिस क्या हो रहा है? इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन जिसमें सिलेक्टिवली मॉलिक्यूल्स के साइज को डिफ्रेंशिएट करके ही हम फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया ट्रांसपोर्ट करेंगे। मान लो हम एक बॉक्स दिए, ठीक है, और उसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या बोले बॉल्स रख दिए, ठीक है, साइजेस, बड़े साइज के बॉल भी रख दिए, छोटे साइज के बॉल भी रख दिए, और बहुत अलग अलग साइज के बॉल्स रख दिए, ठीक है, एंड द अदर साइड इज वेकेंट, खाली है वो, और बीच में जो हम लेयर लगाए उसमें हम एक जो साइज ऑफ बॉल है एक पर्टिकुलर साइज, मान लो इस साइज का भी है, 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 तो हम एक साइज ले लिए इस साइज का ही होल्स हम बनाए उस लेयर में जो फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया लेके जाएगा उन बॉल्स को, तो हम एक पर्टिकुलर साइज बना दिए। अब इसी साइज का बॉल जो है फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन एरिया टू लोअर कंसंट्रेशन एरिया मूव कर सकता है, ना ये साइज का बॉल कर पाएगा, ना ये साइज का कर पाएगा, ना ये साइज का कर पाएगा, तो दैट इज ऑस्मोसिस। वहां पे हम एक सिलेक्टिव साइज बता देते कि हम इसी को जाने देंगे और किसी को हम जाने नहीं देंगे अपने थ्रू, तो दैट इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, वो कुछ मॉलिक्यूल्स को ही जाने देगा, सारे मॉलिक्यूल्स को नहीं जाने देगा। तो osmosis refers to a type of diffusion in which a substance crosses a semi-permeable membrane so as to balance the concentration of another substance. Another substance का concentration balance करने के लिए semi-permeable membrane के through molecules का transfer हो रहा है, that is osmosis। ठीक है, बस ये बेसिक याद रखना है, कोई जरूरत नहीं कॉम्प्लेक्सिटी में घुसने का कि ये ऐसे होता है वो वैसे होता है, डिफ्यूजन में ये कौन सा स्टेट में जाता है, कौन सा सॉल्वेंट होता है, कौन सा, उतना का जरूरत नहीं है। बेसिक चीज समझो, ऑस्मोसिस क्या है, टाइप ऑफ डिफ्यूजन है, क्यों, क्या इसमें अलग क्या है डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन में कोई मैटर नहीं करता, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मेम्ब्रेन कैसा होगा या साइज ऑफ मॉलिक्यूल कैसे होंगे, नहीं, स्टेट ऑफ मैटर क्या होगा, नहीं, कुछ मैटर नहीं करता है। डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन एरिया टू लोअर कंसंट्रेशन एरिया कोई भी स्टेट ऑफ मैटर अगर क्रॉस कर रहा है दैट इज डिफ्यूजन, ठीक है, चाहे सॉलिड हो, गैस हो, लिक्विड हो, नथिंग मैटर्स। सेम चीज ऑस्मोसिस में अगर देखा जाए तो इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन जिसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन एरिया टू लोअर कंसंट्रेशन एरिया। आई बात समझ में सबको? आगे रीड कर लेते हैं। Furthermore, in the field of biology, it happens when a solvent such as water flows into a cell or out of it in the basis of solutes concentration like salt. तो सेल्स में बहुत जगह होता है कि सॉल्ट का कंसंट्रेशन जो है फ्रॉम एक एरिया में ज्यादा होता है, दूसरे एरिया में कम होता है, तो उसके थ्रू पानी को बैलेंस किया, वाटर का कंटेंट को बैलेंस किया जाता है हायर कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया तक। आई बात समझ में? ये बायोलॉजी का टर्म है। Also, the occurrence of osmosis takes place spontaneously without any use of cell energy. Osmosis के लिए कोई cell energy की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, osmosis खुद से कर सकता है, उसको कोई external use of energy की जरूरत नहीं होती। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन है बता दिया, हम एक बार रीड कर दे रहे हैं। डिफ्यूजन कैन बी डिफाइंड एज अ फिजिकल प्रोसेस दैट रेफर्स टू द नेट मूवमेंट of molecules from a region of high concentration area to lower concentration region. This definition certainly makes the difference between osmosis and diffusion more clear. ठीक है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है ये तुमको अभी बहुत क्लियरली क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा। ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, ओके। Furthermore, the material that diffuses could be of any state like solid, liquid, gas. कोई भी मैटर नहीं करता है कि कोई भी स्टेट ऑफ मैटर हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, नथिंग मैटर्स, ओके। चलो, प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ समझ में आ गया है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर जाइलम के थ्रू हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्लोएम के थ्रू हो रहा है, क्यों क्या बोल रहे हैं उसको हम लोग, ट्रांसलोकेशन, देन ट्रांसपिरेशन, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन। ये 5 चीज हम लोग पढ़ चुके हैं किसमें, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स में। अब वी विल मूव टू ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है, अभी नहीं समझोगे बाद में बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। तो एक काम तुम लोग कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो खुद का,
अभी तो हमको समझ में आ रहा है कि मतलब थोड़ा टाइम लगेगा या खुद का नोट्स बनाने में दिक्कत होता है, तो मान लो हम भी जो पॉइंट टू पॉइंट हम मैम ने समझाया है तो वो पॉइंट्स को भी नोट कर सकते हो, और जो एक्स्ट्रा समझाए हैं जो समझ के लिखना है, जो बहुत बार ऐसा होता है कि मैम ने एक्स्ट्रा बोल दिया लेकिन वो लिखा हुआ नहीं है, तो वो तुम लोग सुन के भी लिख सकते हो खुद के समझने के लिए। हैंड राइटिंग में ऐसा नहीं कि तुम इंग्लिश में ही लिखना है, हिंदी में भी लिख सकते हो खुद के समझने के लिए, कि जब तुम रिविजन के लिए नोट्स लेने बैठो, लिखने बैठो, पढ़ने बैठो, तो तुमको पता रहे कि अच्छा यहाँ पे ये पॉइंट्स है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको भी हम याद कर लेते हैं, ठीक है। तो वो उस तरीके से तुम अपने लिए नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, ताकि फर्दर जब रिवीजन के लिए बैठो तो तुमको पूरा बुक लेके ना बैठना पड़ेगी। जो इंपॉर्टेंट है वो तो पढ़ ही रहे, जो नॉट इंपॉर्टेंट है वो भी साथ में पढ़ रहे, टाइम वेस्ट कर रहे, ठीक है। चलो, नाउ वी विल गो टू ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। चलो, the organ system of the body that is responsible for the transport of materials throughout the body is called circulatory system. हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल एक पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम के थ्रू बना होता है, दैट सिस्टम इज नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। Okay, the materials transported are nutrients, oxygen, carbon dioxide, cells, etc. Okay. The medium of transportation is called blood. मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है? किसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तुम्हारे बॉडी में? पानी भरा हुआ है? नहीं ना, ब्लड के थ्रू है। तो मीडियम क्या हुआ? फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एरिया एक लिक्विड हमारे बॉडी में फ्लो करता है, दैट इज नोन एज ब्लड। थर्ड, द प्राइमरी पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इज हार्ट, आर्टरीज एंड वेन्स। ये तीन मेन पार्ट्स होते हैं तुम्हारे बॉडी में। कोई भी मटेरियल, कोई भी न्यूट्रिएंट्स, कुछ भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए, सर्कुलेट करने के लिए मेन प्राइमरी ऑर्गन्स यही होते हैं, ठीक है। ऑर्गन्स नहीं, पार्ट्स। ऑर्गन तो बस ये है, आर्टरीज एंड वेन्स आर द पार्ट्स। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज ब्लड। Blood is a fluid tissue that transports nutrients and oxygen to the cells and carries away carbon dioxide and other waste products in our body. अब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन किसके थ्रू जा रहा है? बोलोगे ब्लड, अभी पढ़ लिया मैम ने तो ब्लड। ब्लड ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू थोड़ी जाता है। पहले कहाँ जा रहा है? सबसे पहले तुम इनहेल कर रहे हो, तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व है ना, इनहेल कर रहे हो ऑक्सीजन, एक्सहेल कर रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम का बारी आता है। इनहेल किया ऑक्सीजन, तुम्हारे लंग्स में गया, लंग्स ने क्या किया? वो ऑक्सीजन पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया, ठीक है। पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा लंग्स? तो वो देता है ये काम ब्लड को। ओके, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है टिल ब्लड, और ब्लड फिर फ्रॉम वन प्लेस टू लंग्स से पूरे बॉडी में वो ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अब लंग्स से भी, अच्छा चलो आगे पढ़ते हैं हम लोग। ब्लड क्या कर रहा है? और फिर वो जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है फ्रॉम द बॉडी कैरी अवे करता है और लंग्स को देता है, वो फिर एक्सहेल करता है। आई बात समझ में? द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा एंड हैज वेरियस सॉल्ट्स एंड न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व्ड इन इट। तो ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा एंड हैज वेरियस सॉल्ट्स एंड न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व्ड इन इट। ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड इन प्लाज्मा एंड दे आर रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ब्लड सेल्स में, मतलब ब्लड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स भी सस्पेंडेड रहते हैं। अब 3 सेल्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है, दैट इज आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। ये तीनों का फंक्शन हम लोग अभी पढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा इज द लिक्विड कॉम्पोनेंट ऑफ द ब्लड इन विच मोस्ट ऑफ द ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड। मोस्टली जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसीज हो गया, डब्ल्यूबीसीज हो गया, प्लेटलेट्स हो गए, ये सब मोस्टली प्लाज्मा में ही सस्पेंडेड रहता है। It is mostly made up of water up to 95% and contains dissolved nutrients, carbon dioxide and oxygen. ओके, ये पॉइंट्स तुम्हारा पॉइंट टू पॉइंट सबके बारे में लिखा हुआ है, इससे तुम नोट्स आराम से अपना बना सकते हो, और जो भी हम एक्स्ट्रा बताए वो लिख लो, ठीक है। चलो, आरबीसीज, red blood cells present in the blood are responsible for transport of oxygen throughout the body. They contain a red pigment called hemoglobin, which binds with the oxygen. The reddish color of the blood is due to hemoglobin. Hemoglobin क्या कर रहा है? ब्लड को एक कलर प्रोवाइड करता है, पिगमेंट प्रोवाइड करता है, दैट इज रेड कलर, ठीक है। हेमोग्लोबिन की वजह से ही रेड कलर जो आ रहा है ब्लड में, दैट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, हेमोग्लोबिन मेनली क्या करता है?
ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी बनाता है, अपना बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तुम जो बॉडी में दे रहे हो उसके साथ इतना ज्यादा बॉन्ड बना लेगा कि तुम्हारे बॉडी में उसके थ्रू बाइंड होके ऑक्सीजन जो है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एरिया जाता है। हेमोग्लोबिन जो है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है एंड देन इट इज डिजॉल्व, मतलब डिजॉल्व क्या, ऑलरेडी डिजॉल्व है, ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। आई बात समझ में? देन इट इज WBC, the blood contains white blood cells which are part of the immune system. इम्यून सिस्टम हमारा क्या होता है, नॉर्मली जितने तुम्हारा अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, बोलते हैं ना कि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखना चाहिए, अगर खराब होगा तो तबीयत जल्दी खराब हो जाता है, तो क्यों हो रहा है? इम्यून सिस्टम जो है तुम्हारे बॉडी में जितने भी बैक्टीरियाज है, जितने भी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज जो भी प्रेजेंट होते हैं या फिर तुम बॉडी में इनहेल कर रहे हो, डाल रहे हो थ्रू फूड, थ्रू वाटर, एनीथिंग, वो क्या कर रहा है, उसको किल करने में, तुम्हारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज होता है उसको बढ़ाने में, ताकि वो लड़ सके, उसको किल कर सके, उसको बनाने में हेल्प करता है WBCs। ठीक है, तो दे आर like soldiers which fight and kill germs that may enter the body। आई बात समझ में? तो WBC मेनली इम्यून सिस्टम के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। देन इट इज ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स का सिर्फ एक मेजर काम है ब्लड का कोआगुलेशन। कोआगुलेशन मतलब जमना। अब मान लो तुमको कोई इंजरी हो गया, ठीक है, कट गया कहीं, अब वहां पे क्या हो रहा है, एक छोटे से कट से क्या हो सकता है, तुम्हारा पूरा बॉडी का खून निकल सकता है अगर वो बंद ना हो, सही टाइम पे वो खून जो है वो जमे ना। ठीक है, तो जमना को बोलते हैं कोआगुलेशन। दैट इज कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। ये क्या करता है, ये अपर सरफेस ऑफ द कट जो भी होता है वहां पे ब्लड को क्या कर रहा है, एयर से जैसे ही वो कांटेक्ट में आ रहा है, ये प्लेटलेट्स जो हैं वो जमना चालू कर देते हैं, वहां पे मैश लाइक, जाली लाइक स्ट्रक्चर बनाना चालू कर देते हैं, और उसकी वजह से जितने भी सेल्स हैं वो बाहर नहीं जा पाते हैं। वो मैश लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, जाली बना दिया, जितने भी ब्लड सेल्स है वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, और बाहर नहीं जाने की वजह से वो ब्लड जो है धीरे धीरे एयर के कांटेक्ट में आके सॉलिड हो जाता है एंड देन द इंजरी इज रिपेयर हो जा रहा है, कुछ टाइम के बाद ठीक हो जाता है। ठीक है, तो मेनली उसमें बेसिक काम किसका हो रहा है, ब्लड प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स आर द स्मॉलेस्ट सेल इन द ब्लड। बाय क्लम्पिंग, कोआगुलेशन का दूसरा वर्ड हो गया क्लम्पिंग टुगेदर, दे फॉर्म अ ब्लड क्लॉट प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ ब्लड ड्यू टू ब्लीडिंग। इंजरीज होता है वहां पे, अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो जाएगा तो बॉडी में ब्लड की कमी हो सकती है एंड इवेंचुअली बहुत फेटल कंडीशन हो सकता है, मर सकता है इंसान। ठीक है, दे प्रिवेंट एक्सेसिव डैमेज टू द ब्लड वेसल्स बाय बाइंडिंग टुगेदर एट द साइट ऑफ डैमेज। अभी बताया मैश लाइक, जाली लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, बाइंड कर लेता है एक दूसरे को खुद से, तो वहां पे इंजरीज जो है वो रिपेयर होते हैं, प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम मोर ब्लड लॉस। ब्लड लॉस होने से बचाते हैं कौन, ब्लड प्लेटलेट्स। तीनों का फंक्शन समझ में आया, IBC, WBC एंड ब्लड प्लेटलेट्स एंड देन प्लाज्मा। इतना तक सबको समझ में आया? ब्लड पढ़े, ह्यूमन सर्कुलेटरी का सिस्टम स्टार्ट ही हो रहा है ब्लड से, देन वी स्टडीड प्लाज्मा। अब ब्लड का क्या क्या कंपोनेंट्स है, RBC है, WBC है, ब्लड प्लेटलेट्स है। इतना तक सबको समझ में आया? चलो वी विल गो टू नेक्स्ट पेज। ब्लड वेसल्स। अच्छा, ब्लड वेसल्स क्या होता है, हम लोग ये तो पढ़ लिए ब्लड क्या होता है, ब्लड में क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट है। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स, जो कि ब्लड को, द लिक्विड को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एरिया। अब तुम्हारे पास पानी है, ठीक है, तुमको पानी वन एरिया टू अनदर एरिया लेके जाना, तुम बहा दोगे सीधे बाल्टी से कि चलो वहां से यहाँ पहुंचना था, चलो बाल्टी से बहा देते हैं, हो गया काम। नहीं कर सकते ना वो चीज कि पूरा बॉडी में हम ब्लड को बहा दिए, जहां जाना है वहां जाओ, जहां नहीं जा रहा कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको एक स्पेसिफिक एरिया में उस ब्लड को लेके जाना है, उस पानी को, मतलब नॉर्मली हम जो एग्जांपल दे रहे हैं, तो अगर तुमको प्लांट्स में डालना है पानी, ठीक है, तुम क्या करते हो, ऊपर से ही डाल देते हो, नहीं डालते हो, या फिर मतलब नल खोल देते हो, वहां से तो पानी आ ही जाएगा ना प्लांट तक, ये करते हो क्या? नहीं। तो इसलिए सेम चीज हमारे बॉडी में भी नहीं कर सकते हैं, और जरूरी तो नहीं है कि अगर हम नल खोल दे तो सब ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट में, ईच एंड एवरी प्लांट को उतना ही वाटर कंटेंट मिलेगा जितना हमको चाहिए, कि उसको इतना ही देना, उसको ज्यादा देना, उसको कम देना है, ये तो नहीं हो सकता ना। तो तुमको क्या करना, पाइप लगाना पड़ेगा। अब पाइप के थ्रू जब वाटरिंग करोगे तो जितना तुमको कंटेंट ऑफ वाटर देना है जिस प्लांट को, तुम अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हो। सेम चीज हमारा ब्लड वेसल्स करता है। ब्लड वेसल्स एक पाइप है, समझ लो,
ठीक है। तो हमको जिस कंटेंट ऑफ बॉडी, जिस एरिया ऑफ बॉडी में ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है हम वहाँ पे ज़्यादा देंगे, जहाँ कम की ज़रूरत है वहाँ कम ही देंगे। जहाँ पे जैसे मान लो इंजरी हुआ तो वहाँ पे हमको ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ब्लड सेल्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेंगे, तो वहाँ पे हम ब्लड का कंटेंट जो है बढ़ा देंगे। ठीक है। तो सेम चीज़ ये ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स तीन टाइप का होता है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड ब्लड वेसल्स। इन तीन को बोलते हैं हम ब्लड वेसल्स आर ट्यूब्स दैट कैरी ब्लड ऑल ओवर द बॉडी। आई बात समझ में? चलो अब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स पढ़ते हैं। पहला हो गया arteries. Arteries are blood vessels that carry oxygenated blood to the cells and tissue of our body. ये बेसिक डिफरेंस है, बहुत अच्छे से याद रख लेना है। आर्टरीज कभी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अच्छा ऑक्सीजनेटेड मतलब क्या होता है? कंटेन्स ऑक्सीजन, और डीऑक्सीजनेटेड मतलब contains कार्बन डाइऑक्साइड। आई बात समझ में? ऑक्सीजन अगर कंटेन कर रहा है तो दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन कर रहा है तो दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा फ्रॉम सेल्स टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज बॉडी में। दे कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू टिश्यूज, हार्ट से कैरी करता है टिश्यू से। अभी हम लोग हार्ट पढ़ेंगे, हार्ट का पूरा सारा फंक्शंस पढ़ेंगे तो तुमको सब समझ में आ जाएगा कि आर्टरीज क्यों ऑक्सीडेटेड ब्लड ही कैरी करता है, वेन्स क्यों डीऑक्सीडेटेड ब्लड ही कैरी करता है, सब कुछ समझ में अभी आ जाएगा। बस हम लोग को अभी इतना डिफरेंस याद रखना है कि आर्टरीज का डिफरेंस क्या है और वेन्स का डिफरेंस क्या है। ठीक है। वेन्स का हम लोग सेम चीज पढ़ेंगे। वेन्स आर ब्लड वेसल्स दैट कैरी अवे डीऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम द सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ आवर बॉडी। दे कैरी ब्लड फ्रॉम टिश्यूज टू हार्ट। ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, हार्ट से लेके टिश्यूज तक लेके जा रहा है, और वेन्स क्या कर रहे हैं? टिश्यूज से हार्ट तक लेके जा रहे हैं। ठीक है। कैपिलरीज क्या होता है? ज्वाइनिंग का काम करता है। आर्टरीज और वेन्स मेन ब्लड वेसल्स हो गए, उनको जोड़ने का काम कर रहा है कैपिलरीज। कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ऑफ बॉडीज ब्लड वेसल, सबसे स्मॉल होते हैं, सबसे थिनेस्ट होते हैं। इट सर्व द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सर्कुलेशन एंड सेल्स। जब सर्कुलेशन हो रहा होता है, एक्सक्रीशन जब हो रहा होता है, तो उसमें एक्सचेंज, मान लो जो भी अच्छे कंपोनेंट्स है वो भी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने जा रहे हैं, तो बीच में कैपिलरीज आके क्या कर रहे हैं? जो भी अच्छे कंटेंट है उसको अपने पास ले रहे हैं, और जो बुरे कंटेंट है उसको जाने दे रहे हैं। ठीक है। तो मेनली कैपिलरीज का यही काम होता है। द फाइन नेटवर्क मेक्स इट इजी फॉर द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मटेरियल्स ड्यू टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो मेनली बहुत थिन सरफेस होता है इनका, बहुत थिन लेयर होता है, तो इसकी वजह से डिफ्यूजन जो है बहुत ईजिली हो जाता है। तो इसलिए कैपिलरीज जो है वो मेनली डिफ्यूजन के थ्रू सरफेस एरिया अपना बढ़ा के जो भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स करते हैं। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी बताए थे द ब्लड दैट कैरीज ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट इज रिच इन ऑक्सीजन। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द लंग्स वेयर ऑक्सीजन फ्रॉम द फ्रेश एयर गेट्स मिक्स्ड टू ब्लड एंड इज कैरिड टूवर्ड्स द हार्ट। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा लंग्स से आ रहा है, लंग्स में जाके ऑक्सीजनेट होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो रहा है? हार्ट से गया लंग्स तक, लंग्स में क्या किया? और लंग्स ने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और ऑक्सीजन दे दिया, वो हो गया ब्लड ऑक्सीजनेटेड। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से कहाँ आ रहा है? हार्ट में आ रहा है। हार्ट के थ्रू पंप होके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में थ्रू ब्लड वेसल्स जाता है। आई बात समझ में? द ब्लड दैट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, that is all oxygen has been used by tissue and organs, is called deoxygenated blood. It is formed in all the organs of body except lungs. lungs में deoxygenated blood form नहीं होता है, वहां पे deoxygenated blood को हम oxygenate करते हैं। आई बात समझ? Oxygenated blood is bright red in color while deoxygenated blood is darker in color. इसलिए बोलते हैं जो लोग स्मोकिंग करते हैं, क्या होता है स्मोकिंग में? बॉडी में क्या जा रहा है?
ये मत बोलना कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, बॉडी जो कलर है ऑफ ब्लड वो धीरे धीरे, मान लो कोई पर्सन है वो यंग एज से स्मोकिंग चालू कर देता है एंड देन इट कंटिन्यूज टू द ओल्डर एज, धीरे धीरे उसका ब्लड का कलर डार्कर होते जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट जो है वो बढ़ते जा रहा है फ्रॉम वन टाइम टू अनदर। एक टाइम से रेगुलर अगर हो रहा है तो धीरे धीरे ब्लड का कलर जो है वो डार्कर साइड में चल जाता है ड्यू टू द एक्सटेंशन ऑफ कंटेंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द ब्लड। आई बात समझ में। अब जैसे अभी हम लोग हेमोग्लोबिन के बारे में बात किए, तो स्मोकिंग के टाइम पे क्या होता है ना, बॉडी, जैसे हम नॉर्मली तुम बॉडी को क्या दे रहे हो, अच्छा में क्या दे रहे हो, ऑक्सीजन दे रहे हो ना, जो बॉडी को जरूरत है। अब क्या हो रहा है, तुम एक चीज अलग से आदत डाल रहे हो बॉडी को, दैट इज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तुम रोज, कोई पर्सन है जो रोज स्मोकिंग कर रहा है, रोज स्मोकिंग कर रहा है, तो उसके बॉडी में कंटेंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ते जा रहा है, तो उसमें क्या होता है, हेमोग्लोबिन जो है उसको एक तरीके से एफिनिटी हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड से, बॉन्ड बन जाता है उसका ऑक्सीजन को छोड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड से, ठीक है। अब मान लो वो पर्सन डिसाइड करता है कि अब से हम सिगरेट या स्मोकिंग नहीं करेंगे, तो वो क्या होगा, एक मतलब मान लो जिसने रेगुलर किया है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में किया, वो अगर छोड़ना चाहता है तो उस टाइम पे क्या होता है, स्टार्टिंग में एक विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स में क्या होगा, उसका गला सूखने लगेगा, बॉडी में जो जितने भी तुम्हारे ब्लड वेसल्स है वो श्रिंक करने लग जाते हैं, वो सिकुड़ने लग जाएंगे। क्यों हो रहा है ये चीज़, क्योंकि तुम रेगुलर अगर बॉडी को किसी चीज़ का आदत डाल रहे हो, मोनोऑक्साइड का आदत डाल रहे हो, कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसको उस चीज़ का ज़रूरत पड़ने लगा, तलब जिसको बोलते हैं। तो वो क्या हो रहा है कि एक टाइम पे उसका कार्बन मोनोऑक्साइड का एफिनिटी जो है वो मांगने लगेगा, ब्लड को ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम पे कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि तुम रेगुलरली आदत डाले हो उसको, तो उसको ज़रूरत पड़ने लगता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, और वो नहीं मिलता है तो वो सिम्टम शो करने लगता है बॉडी कि गला सूखने लगेगा, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होगा, कैपिलरीज जो हैं, वेसल्स जो हैं वो श्रिंक करने लगती हैं, और कुछ कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं। आई बात समझ में। तो इस वजह से स्मोकिंग जो है ये बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट भी बढ़ाता है, और कलर जो है बॉडी का वो भी डार्कर साइड की ओर ले जाता है, अगर रेगुलर टाइम पे, कंटिन्यूस टाइम पे करते हैं स्मोकिंग लोग। तो आई बात समझ में। चलो इतना तक सबको समझ में आया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड कैपिलरीज क्या होते हैं, वेसल्स क्या होते हैं, वेन्स पढ़े, आर्टरीज पढ़े, यहाँ तक सबको समझ में आया। नेक्स्ट अब हम लोग मेन पढ़ने वाले हैं, द मेन सर्कुलेटरी सिस्टम का ऑर्गन जो होता है, दैट इज हार्ट, आर हार्ट। चलो, द हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूअसली एज अ पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड कैरिंग अदर substances with it through a network of tubes or blood vessels. The heart pumps blood throughout our life without stopping or relaxing. जिस टाइम स्टॉप कर गया उस टाइम तो काम तमाम हो जाएगा फिर, इसलिए हार्ट जो है वो थ्रू आउट आवर लाइफ टाइम, जब स्टॉप किया दैट मीन्स द पर्सन इज डेड। तो जब बॉर्न होता है कि किसी भी पर्सन का बर्थ होता है, फ्रॉम दैट टाइम टू टिल द डेथ ऑफ दैट पर्सन, हार्ट जो है वो कंटिन्यूअसली काम करते जाता है। द हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूअसली एज अ पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। तो मेनली ट्रांसपोर्टेशन का ब्लड क्या करे, तुम्हारे घर में बताए थे मोटर लगाते हैं ना, फ्रॉम द लोअर एरिया से अपर एरिया ले जाने के लिए। तो सेम तरीके से हमारे बॉडी में एक मोटर लगा है जिसका नाम है हार्ट। एक पंपिंग ऑर्गन होता है जो ब्लड पंप करने का काम करता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। चलो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लोकेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना और अच्छे से याद रखना है। हार्ट का जितना भी फंक्शनिंग होता है ना, उसको अगर स्टोरी ऐसे याद करोगे तो बहुत इजीली याद हो जाएगा। उसको पॉइंट्स के तरीके से नोट डाउन करना, अपना नोट्स बनाना, ठीक है। चलो, लोकेशन ऑफ हार्ट। द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी स्लाइटली टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। अब तुम बोलते हो कि लेफ्ट साइड में, दिल हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है, पता है ना ये चीज़, सब कोई बोलता है लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है दिल, बट एक्चुअली में हमारा जो हार्ट होता है वो सेंटर में प्रेजेंट है। इस तरीके से हमारा हार्ट रहता है, ठीक है, और वो सेंटर प्रेजेंट है, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। इसे बोलते हैं कि अब तुम राइट साइड में अगर टच करोगे तो तुमको हार्ट बीट उतना फील नहीं होगा ज़्यादा, लेकिन लेफ्ट साइड में करोगे तो ज़्यादा होता है। तो इसलिए लगता है लोगों को कि लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, लेकिन एक्चुअली में वो सेंटर में प्रेजेंट है और हल्का सा टिल्टेड है, ठीक है, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। It lies between the lungs and
टू लंग्स के बीच में, अबव द डायफ्राम, डायफ्राम के ऊपर और दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है हमारा हार्ट। द हार्ट इज मेड अप ऑफ स्पेशल मसल्स कॉल्ड द कार्डियक मसल्स। नॉर्मली अगर मसल से बना होता तो वो वियर एंड टीयर होके वहीं पे बर्बाद हो सकता था एक टाइम के बाद। लाइफ टाइम जरूरत है उस हार्ट का, तो इसलिए एक स्पेशलाइज टाइप ऑफ मसल्स टिश्यूज के बने होते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्डियक मसल्स। ठीक है, दैट डू नॉट फैटिग एंड आर नॉट सॉलिड मसल। सॉलिड मसल होगा तो पंप नहीं कर पाएगा, फ्लेक्सिबल नहीं होगा और ये थकता नहीं है। ये मसल्स जो है तुम्हारे नॉर्मली जो पैर के मसल्स हैं, नॉर्मली बॉडी के मसल्स जो होते हैं, वो क्या होता है एक टाइम पे आके थक जाता है। थक मतलब तुम ज़्यादा दौड़ लोगे, ज़्यादा वर्कआउट कर लोगे, तुम्हारे मसल्स थक जाते हैं, पेन करते हैं। लेकिन अगर हार्ट तो थक नहीं सकता है, रुक नहीं सकता है, ठीक है, पेन कर सकता है बट नहीं, पेन भी नहीं कर सकता है नॉर्मली, इन अ डिफरेंट केस पेन करता है। ठीक है, तो इसलिए कोई जो मसल्स जिस टाइप के थक नहीं सकते हैं उस टाइप के स्पेशलाइज्ड मसल्स बने होते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्डियक मसल। द साइज ऑफ आवर हार्ट इज रफली इक्वल टू द लेफ्ट to our left closed and is enclosed in a protective cover called a pericardium fist. The heart is hollow inside. तुम अपना अगर अच्छा अभी ये साइन मतलब नॉर्मली तो ये एक्चुअली भी क्या है, हार्ट का साइन है। नॉर्मली हार्ट तुम्हारा इसी साइज का होता है एंड दिस इज तुम्हारे जो वेन्स होते हैं, आर्टरीज होते हैं, वो उनका साइड्स और उनके शेप्स दिखाता है। तो नॉर्मली तुम्हारा हार्ट जो है इस तरीके का ही रहता है, इतना ही साइज रहता है। तो अकॉर्डिंग टू आवर फिस्ट, तुम्हारा फिस्ट तुम्हारे मुट्ठी बंद करने के बाद जो साइज बनता है दैट साइज इज ऑफ योर हार्ट। और वो एक्चुअली में होता है हॉलो, अंदर से खोखला होता है, हॉलो होता है और उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टरियम्स और वेन्स बने होते हैं जिसमें ब्लड जाता है, प्यूरिफिकेशन होता है ब्लड का एंड देन दैट इज पम्प्ड इन द होल बॉडी। आई बात समझ में? और हार्ट के आउटर लेयर में क्या होता है, आउटर लेयर में एक लेयर प्रेजेंट रहता है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, जो कि तुम्हारे हार्ट को फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी या फिर किसी भी चीज से अफेक्ट करने से बचाता है। आई बात समझ में? शॉक एब्जॉर्बर होता है। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, द हार्ट हैज 4 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड एज चैम्बर्स। 4 चैम्बर्स होते हैं तुम्हारे हार्ट में। द अपर 2 चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर कॉल्ड एट्रिया, सिंगुलर में एट्रियम बोलते हैं, एंड द लोअर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। ये राइट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से 4 चैम्बर्स में तुम्हारा हार्ट डिवाइडेड रहता है। The atria and ventricles are separated by a valve. These are muscular flaps that allow the blood to flow in only one direction. The right side of the heart carries deoxygenated blood, while the left side carries oxygenated blood. चलो देखो, अगर मान लो हम हार्ट का डायग्राम देखें, तुम्हारे बुक में जो दिया उससे थोड़ा डिफरेंट रहेगा, ठीक है, तुम लोग को समझाने के लिए। ओके, चलो देखो, हार्ट ही तुम्हारा मेनली, अगर हम इसको हार्ट ले लिए, अपर बाहर लेयर क्या हो गया, पेरिकार्डियम,
अब अपर लेयर देखो, नॉर्मली क्या होता है तुम्हारे बॉडी में, जैसे हार्ट है, ठीक है, अब उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेशन हो रहा है ऑफ ब्लड। ब्लड का जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ले लिया जाता है एक्सहेल करने के लिए, एंड जितना भी हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो ब्लड में ट्रांसफ्यूज किया जाता है ताकि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में वो ट्रांसपोर्ट हो सके, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, देखो तुम्हारा जो ये हार्ट है, यहाँ पे क्या होता है, वेना कावास प्रेजेंट होते हैं, अपर वेना कावा दैट इज कॉल्ड सुपीरियर एंड लोअर इज कॉल्ड द इंफीरियर वेना कावा, दिस, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है बॉडी हार्ट में थ्रू द बॉडी। जितना भी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ तक लेके आ रहा है, हार्ट तक लेके आ रहा है। क्यों लेके आ रहा है, अब वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है थ्रू हार्ट वो पंप करेंगे हम लंग्स तक, लंग्स उसको ऑक्सीजनेट करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर एंटर करेगा हार्ट में और फिर इसके थ्रू पंप होके पूरे बॉडी में जाएगा। ओके, तो अब ये जो होता है, देखो यहाँ पे हम इजीली बना देते हैं, ये हो गया तुम्हारा सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना, अच्छा नहीं यहाँ पे नहीं करते, दिक्कत हो जाएगा फिर। सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, एंड दिस इज इंफीरियर वेना कावा। आई बात समझ में। अब ये क्या कर रहा है, ये क्या है, वेन्स है, नॉट आर्टरीज, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है brings deoxygenated blood from the body parts, ठीक है। डिफरेंट बॉडी पार्ट से क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पे आ रहा है, CO2, ओके। अब ये क्या कर रहा है, फ्रॉम दिस यहां से एंटर करता है, कहां पे, सबसे पहले ब्लड कहां एंटर कर रहा है, हार्ट में, राइट एट्रियम में, ओके। राइट एट्रियम में एंटर किया, अब ये राइट वेंट्रिकल में डायरेक्टली नहीं जा सकता है, ये पूरा इसको फिलअप करेगा। तब तक यहाँ पे दो तरीके के कस्पिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। वाल्व्स प्रेजेंट है, यहां पे होता है बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है, वाल्व। क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी इसको पूरा फिलअप किया, यहाँ पे पूरा ब्लड यहाँ पे फिलअप किया, ठीक है। बाइकस्पिड वाल्व यहाँ पे यहाँ पे प्रेजेंट है, क्यों, ताकि ब्लड जो है डायरेक्टली यहाँ राइट वेंट्रिकल तक नहीं जाए, राइट वेंट्रिकल तक ना जाए, यहाँ पे उसको रोक के रखता है ताकि बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो सके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जब पूरा ये फिलअप हो जाएगा तो ये बाइकस्पिड वाल्व जो है वो खुल जाएगा, एंड देन दिस ब्लड विल एंटर टू राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ये राइट वेंट्रिकल में एंटर किया, यहां से एक आर्टरी रहता है दैट गोज टू लंग्स, ये लंग्स में जाएगा, ठीक है। इस आर्टरी का नाम क्या है, देखो
इस आर्टरी का नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। कहाँ से जा रहा है? राइट वेंट्रिकल से जा रहा है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, हम थोड़ा इजी बता दे रहे हैं, थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा समझने में इसमें, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जा रहा है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी, ओके। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया। लंग्स में क्या हो रहा है? ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड हुआ, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो भी प्रेजेंट था उसको निकाल के ऑक्सीजन दिया गया उस ब्लड में। जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था अब क्या हो रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब ये लंग्स के थ्रू, लंग्स से कहां एंटर किए करेगा? लेफ्ट एट्रियम में। किसके थ्रू एंटर करेगा? पल्मोनरी वेन। आई बात समझ में? पल्मोनरी वेन के थ्रू एंटर करेगा अगेन इन द हार्ट। इसलिए हमारा हार्ट जो है वो डबल सर्कुलेशन करता है, 2 बार पंप करता है। कभी सुनो धक, नॉर्मली तुम आवाज क्या होता है हार्ट का? धक धक। तुम मतलब धक धक नहीं होता एक्चुअली, दैट इज लब डब, वो हम लोग पढ़ेंगे बाद में। लब डब एक्चुअल साउंड होता है ऑफ आवर हार्ट। तो वो 2 साउंड होता है। क्यों? तो क्योंकि हमारे बॉडी में, हमारे हार्ट में 2 बार पंपिंग हो रही है। एक पंप हो रहा है टू गिव फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स, ठीक है, लंग्स में ऑक्सीजन हुआ, और फिर दूसरा पंपिंग होता है थ्रू, अभी बताते हैं, आयोटा में होता है, ठीक है। यहाँ से जब पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करते हैं, दैट इज द सेकेंड सर्कुलेशन, ठीक है। चलो ऑक्सीजन, यहाँ पे पल्मोनरी वेन के थ्रू बॉडी क्या किया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में एंटर करेगा। ये पूरा फिलअप हुआ एंड देन सेम प्रोसेस होता है। यहाँ पे ट्राइकस्पिड है, अच्छा बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड क्यों? यहाँ पे 2 कस्पिड्स हैं और ट्राई में 3 कस्पिड्स है, इसलिए ट्राइकस्पिड एंड देन बाइकस्पिड, ओके। लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ पे पूरा फिल होगा एंड देन यहाँ से जाएगा ये होता है आयोर्टा। इसके थ्रू तुम्हारे पूरे बॉडी में ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है। आई बात समझ में? हार्ट समझ में आया सबको क्या प्रोसेस होता है? सबसे पहले ब्लड एंटर करेगा फ्रॉम द बोथ सुपीरियर वेना कावा, अपर पार्ट ऑफ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से, और इंफीरियर वेना कावा नीचे पार्ट, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है, ठीक है। पहला प्रोसेस है क्या हुआ? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में एंटर किया। किसके थ्रू एंटर किया? सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। कहाँ एंटर किया? राइट एट्रियम में, ठीक है। फिर राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब उसका बैकफ्लो को रोकने के लिए क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट है, ठीक है। अब बाइकस्पिड वाल्व इसको रोका, फिर ये पूरा फिलअप किया एंड देन द बाइकस्पिड वाल्व जो है वो श्रिंक कर जाता है, ठीक है। अब फिर ये ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से कहां जा रहा है? लंग्स में। किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसके लिए जा रहा है? ऑक्सीजनेशन के लिए। वहां पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड हुआ। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फ्रॉम लंग्स टू कहां एंटर करेगा? लेफ्ट एट्रियम में। किसके थ्रू एंटर करेगा? पल्मोनरी वेन के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगा। ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट है, ये पूरा फिलअप करेगा, देन दिस विल श्रिंक, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप होके अब यहाँ पे दूसरी बार हार्ट पंप कर रहा है। पहली बार कब किया था?
राइट वेंट्रिकल से जब लंग्स के पास भेजना था, दूसरी बार कब कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जब सारे बॉडी पार्ट्स में भेजना है तो आयोटा तक ये पंप करता है। अब आयोटा के थ्रू तुम्हारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, पंप हो जाएगा। समझ में आया? ये पूरा प्रोसेस समझ में आया? चलो देखो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कैसे हो रहा है। फंक्शन ऑफ हार्ट, सबसे पहले deoxygenated blood enters the heart, किसके थ्रू, superior and inferior वेना कावा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, अच्छा इसको हम हार्ट के जगह राइट एट्रियम कर देते हैं। राइट एट्रियम, इसके बाद क्या हुआ, फ्लोज डाउन टू राइट वेंट्रिकल। ओके, देन heart pumps the deoxygenated blood through pulmonary artery। ठीक, ब्लड गोज टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन के बाद क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड enters the heart through pulmonary vein। ओके, पल्मोनरी वेन के थ्रू बॉडी जो है वो ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है हार्ट में। उसके बाद क्या हो रहा है, goes into दिख रहा है ना तुम लोग को, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, देन हार्ट pumps oxygenated blood aorta के थ्रू oxygenated blood
is pumped and transported to all parts of body। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारा हार्ट जो है वो फंक्शन करता है। आई बात समझ में? चलो अब हम लोग यहां तक पढ़ लिए थे, आगे हम लोग पढ़ते हैं। इतना तक सबको समझ में आया? मेनली फंक्शन क्या होता है, कैसे होता है, हार्ट कैसे काम करता है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ लिए। कुछ वाल्व्स का भी इंक्लूजन है, वो हम लोग अभी रीडिंग करेंगे तब पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ दो वाल्व के तो हम बता दिए थे, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। यहाँ पे भी वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं, इन पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा में भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है सेमी लूनर वाल्व, जिसको बोलते हैं हम लोग सेमी लूनर वाल्व। जो यहाँ पे, अब मान लो यहाँ पे भरा, उसके जैसे ही ब्लड जो है एंटर करेगा राइट वेंट्रिकल, वैसे ही पल्मोनरी वेन के आर्टरी के थ्रू जाने लगेगा। लेकिन उसको रोकने के लिए, बैक फ्लो रोकने के लिए ब्लड का, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या नॉर्मली यहाँ पे एक वाल्व प्रेजेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड सेमी, चलिए लिख ही देते हैं, सेमी लूनर वाल्व। सेमी लूनर वाल्व, ठीक है, ये यहां पे भी प्रेजेंट रहता है, आयोटा में भी। ओके, चलो देखो, deoxygenated blood enters the right atrium through superior and inferior vena cava, flows down to right ventricle, जिसके बीच में यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व आ रहा है। थोड़ा सा हैंडराइटिंग का दिक्कत होगा मैम का, मे बी तुम लोग थोड़ा जूम कर लेना, या फिर हम कोशिश किए कि खुद से ढंग से लिख दे। हार्ट पंप्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। अब यहाँ पे सेमीलूनर वाल्व है, सेमीलूनर वाल्व, ठीक है। ब्लड गोज टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड एंटर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द हार्ट थ्रू पल्मोनरी वेन। फिर क्या हो रहा है, गोज टू लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, देन हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आयोटा से होता है, आयोटा क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में पंप हो जाता है। ओके, लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट, द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट एक्ट्स एज टू सेपरेट पंप्स। द लेफ्ट साइड ऑफ heart pumps the oxygenated blood into the whole body, while the right side of the pumps the deoxygenated blood to the lungs। अभी हमने पढ़ लिया, सब प्रोसेस पढ़ लिया हम लोग। The oxygenated blood must be kept separated from deoxygenated blood to supply good amount of oxygen to the body cells for respiration and release of energy। अब deoxygenated blood को oxygenated blood से अलग रखना बहुत जरूरी है, दोनों मिक्सअप हो जाएगा तो जितना अमाउंट में हमारे बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, एंड देन बहुत सारे डिफिकल्टीज आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे बॉडी में डिफरेंट वेसल्स, डिफरेंट वेना कावास, डिफरेंट पार्ट्स बने हुए हैं जो पर्टिकुलरली असाइन किया गया है कि तुमको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लेके आना है और तुमको ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लेके आना है। ठीक है, इस वजह से क्योंकि अगर मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड तो बहुत फेटल कंडीशन हो सकता है। Now heartbeat, the rhythmic contraction, heartbeat क्या होता है, rhythmic contraction and relaxation of heart muscles that produce a specific sound that is lub-dub is called heartbeat। अभी मैम ने बताया था कि एक्चुअल साउंड हमारे हार्टबीट का होता है लब-डब। लब कब हो रहा है, दो सर्कुलेशन हुआ है। लब इज व्हेन दिस पार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहां से पंपिंग हो रहा है, पंप होके ब्लड कहां जा रहा है, लंग्स के पास जा रहा है। तो मान लो तुम प्लास्टिक में पानी भरो, ठीक है, प्लास्टिक में पानी डालो और उसको नीचे से दबाओ तो पानी उछल के नीचे ऊपर आएगा। तो सेम चीज हो रहा है हमारे हार्ट के साथ, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो तुम्हारा ब्लड जो है वो लंग्स के पास जा रहा है, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जा रहा है। तो ये पहला साउंड जो है, ये लब जो बोले ना, LUB, लब, लब साउंड हो रहा है राइट वेंट्रिकल में, एंड देन ये सेम प्रोसेस हो रहा है। और जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्या हो रहा है,
कॉन्ट्रैक्ट करके आयोटा के थ्रू जा रहा है पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो दिस साउंड्स डब। आई बात समझ में? तो दो साउंड होता है हमारे हार्ट बीट का, दैट इज लब डब। ठीक है, द एवरेज हार्ट बीट ऑफ एन अडल्ट इज 7 to 80 beats per minute at resting, but the number increases during after a physical, या फिर नॉर्मली कुछ लोगों के कुछ क्या नॉर्मली इमोशंस जब होता है, इमोशनल हो जाते हैं लोग, या फिर फियर होता है, कुछ नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी कर लिया, कुछ भी होता है, तो कुछ कुछ सिचुएशंस में हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज कर जाता है, लेकिन नॉर्मल हार्ट बीट कितना होना चाहिए? 70 to 80 beats per minute। ओके, ड्यूरिंग फास्ट बीटिंग ऑफ हार्ट द इंक्रीज during fast beating of the heart, the blood is pumped more rapidly to the organs to supply more oxygen to the body cells. It helps in rapid respiration and to produce more energy। ज़्यादा हार्ट बीट कब तेज होगा? फिजिकल एक्सरसाइज हो रहा है, फिजिकल एक्सरसाइज हो रहा है तो बॉडी को ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है, जिसकी वजह से हार्ट बीट तेज होता है, तो जो ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस है वो भी रैपिड हो जाता है। ठीक है, तो तुम्हारा सांस भी फूलने लगेगा एंड देन यू विल कंटेन मोर ऑक्सीजन इन योर बॉडी, तो ऑक्सीजन ज़्यादा के लिए हार्ट बीट भी तेज हो जाता है। द हार्ट बीट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पल्स इन अ मिनट। पल्स चेक की, किसी का पल्स चेक करते हैं ना हम लोग, ऐसे करके पल्स चेक करें, या फिर यहाँ पे कैरोटिड के पास, तो पल्स उसी को बोलते हैं हम लोग। जो हार्ट बीट पर मिनट में हार्ट बीट जो हम लोग काउंट करते हैं, तो पल्स रेट उसके अकॉर्डिंगली हमारा काउंट होता है। आई बात समझ में? चलो आगे पढ़ते हैं। स्टेथोस्कोप, द हार्ट बीट कैन बी हर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप। इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ हार्ट। अब नॉर्मली स्टेथोस्कोप तो जानते ही होंगे सब कोई, तो वो हार्ट बीट को सुनने के लिए और एम्पलीफाई करके, ताकि जैसे मान लो कोई डिजीज है या कुछ भी है, तो हार्ट बीट का जो चेंजेस आता है तो वो डॉक्टर समझते हैं, तो स्टेथोस्कोप से वो यूज करके उसका जो भी एम्पलीफाई करके साउंड पता चलता है, उसके अकॉर्डिंगली तुम्हारा जो भी कंकशंस निकलते हैं वो होते हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ चेस्ट पीस दैट कैरीज अ सेंसिटिव डायफ्राम। देखो इसको बोलते हैं चेस्ट पीस। ठीक है, जो तुम्हारे हार्ट के पास लेके उसको सुनने का काम करते हैं। एंड देन 2 ईयर पीसेस जो कान में लगाते हैं, एंड इट इज अ ट्यूब जॉइनिंग बोथ द पार्ट्स। ठीक है, समझ में आया? 3 पार्ट्स होता है। चेस्ट पीस दैट इज जो चेस्ट पे लगा के हार्ट बीट सुनते हैं, 2 ईयर पीसेस जो कान में लगे रहते हैं, एंड एक ट्यूब लगा रहता है दोनों को कनेक्ट करने के लिए, that is tube joining the parts। ठीक है, डॉक्टर्स गेट टू नो अबाउट द कंडीशंस ऑफ हार्ट बाय लिसनिंग टू द साउंड थ्रू स्टेथोस्कोप। यू कैन प्रिपेयर अ मॉडल ऑफ, चलो ये तुम लोग का बुक में दिया होगा, रीड करके खुद से कर लेना। ठीक है, ये तुम लोग का होमवर्क है, समझ में आया? चलो, अब मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन, ये पूरा प्रोसेस मैम ने अभी समझाया है, सब कुछ पढ़ाया है, हम लोग रीड करेंगे एंड वी विल बी क्लियर अबाउट इट। ठीक है, पूरा प्रोसेस सब समझाएं कि कहाँ से क्या होता है, कैसे होता है, कौन सा वाल्व इंक्लूडेड है, कहाँ से ऑक्सीजनेशन हो रहा है, ये पूरा। अच्छा, एक और डायग्राम मान लो, स्कीमेटिक डायग्राम तुमको बोला जाता है स्कूल में बनाने के लिए सर्कुलेशन ऑफ हार्ट का, तो तुम इस तरीके से बना सकते हो। schematic diagram of heart। ठीक है, जैसे मान लो ये हम बॉक्स लिए, इसको हम एज अ हार्ट रिप्रेजेंट करेंगे। 4 चैम्बर्स हो गए, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, CO2 वेना कावा, तुम लोग को दिख रहा है वेना कावा?
अच्छा वेट, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, ये यहाँ पे, चलो इसको हम कलर चेंज कर देते हैं। वेना कावा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कहाँ जा रहा है, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, फिर यहाँ पे क्या जा रहा है, लंग्स थ्रू जा रहा है, ठीक है। ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है। ये किसके थ्रू जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब लंग्स के थ्रू ये पल्मोनरी वेन के थ्रू जा रहा है O2 प्लस ब्लड, ठीक है। ये किसके थ्रू जा रहा है, पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये यहां से यहां जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और ये आयोटा के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में। दिस इज अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ हार्ट, या फिर सर्कुलेशन ऑफ हार्ट, सर्कुलेशन, ओके। ये तुम लोग एग्जाम में भी आए हो सकता है, तो ये लिख लेना तुम लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, the contraction of two arteria is immediately followed by the contraction of two ventricles, which leads to the continuous flow of blood in the human body. The mechanism of circulation can be summarized as follows. ये points में तुम्हारा लिखा हुआ है, ठीक है। The blood passes through the capillaries of lungs and is mixed with oxygen. This oxygenated blood is then carried from the lungs to the left auricle, that is atrium, by 4 pulmonary veins, ठीक है। द लेफ्ट एट्रियम यहाँ पे 4 रहता है, बट यूजुअली हम लोग एक ही ड्रॉ करते हैं। ये 4 ऐसे ऐसे रहता है, ठीक है, पल्मोनरी वेन्स। ओके, the left ventricle pumps the blood into the biggest vessel of the body called aorta. It distributes oxygen-rich blood to the different parts of the body. The oxygenated blood is distributed to all organs of the body through capillaries. The deoxygenated blood from various organs enters the capillaries to veins and then to the right atrium. ये तुम्हारा प्रोसेस को थोड़ा उल्टा कर दिया है। हम एट्रियम, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आया बॉडी में, फिर कैसे ऑक्सीजनेट हुआ, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे बॉडी में वापस से गया, ये पूरा प्रोसेस हम बता चुके, ठीक है। ये तुम लोग एक बार रीड कर लोगे, कुछ ऐसा डाउट होता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि नॉर्मली सारा प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ है ये सारा। The atrium contracts and pushes the deoxygenated blood into right ventricle through the open valve. The right ventricles pump the impure blood into pulmonary artery, देखो, and that carries it into the right and left lungs for purification. The carbon dioxide is released as waste product from the lungs, and again the blood absorbs oxygen and becomes oxygenated. ये पूरा प्रोसेस जो है, साइकिल जो है, थ्रू आउट योर लाइफ चलते ही रहेगा। आई बात समझ में? दिस साइकिल कीप्स ऑन सर्कुलेटिंग कंटिन्यूअसली डे एंड नाइट इवन व्हेन वी स्लीप। चलो इतना तक सबको समझ में आया, हार्ट का सर्कुलेशन सबको समझ में आया एकदम डिटेल में। किसका क्या, हम तो वाल्व्स बता दिया, यहाँ पे वाल्व्स नहीं बताया गया। मोस्टली जितना भी तुमको पता होना चाहिए हार्ट कैसे काम करता है एज अ स्टोरी, तुमको एकदम पता होना चाहिए, डिटेल में पता है, पॉइंट सब कुछ लिखा हुआ है, किसके बाद क्या हो रहा है, किसके बाद क्या हो रहा है, कौन सा वाल्व इंक्लूडेड है, कौन सा पार्ट इंक्लूडेड है, वेन है, कैपिलरी है, आर्टरी है, कौन सा सब कुछ है, सब कुछ पता चल गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। अ नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इनसाइड अ लिविंग बॉडी एंड ड्यूरिंग दीज रिएक्शंस a variety of waste products are produced. The metabolic waste products are of no use to the cells. Since they are toxic in nature, they must be removed from the body. तुम बॉडी में जब पानी पीते हो तो जरूरी थोड़ी कि पानी में जितना कुछ है तुम्हारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो सारा जितना भी यूजफुल सब्सटेंसेस होता है हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जो यूजफुल नहीं है, वेस्ट है, टॉक्सिक है बॉडी के लिए, दैट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी एंड दिस एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल इज कॉल्ड एक्सक्रीशन,
ठीक है, जितना भी मेटाबॉलिक तुम्हारा एक्टिविटीज हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ वेस्टेज तो निकलेगा ना। हर प्रोसेस से, कोई भी प्रोसेस हो नॉर्मली जरूरी नहीं है कि सब कुछ यूजफुल हो, कुछ ना कुछ उसमें से वेस्ट निकलता ही है। तुम कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, पेपर कटिंग करते हो, तो सारा पेपर तो यूजफुल नहीं होता ना। जो कटिंग किया, जो यूजफुल है उसको तुमने स्टिक कर दिया, जो वेस्ट होता है उसको डस्टबिन में ही फेंक दो। तो सेम प्रोसेस तुम्हारा बॉडी कर रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रहे हैं, तो जितने भी यूजफुल है वो उसको यूज कर लेगा, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको एलिमिनेट कर देता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। और एक ऑर्गन सिस्टम उसमें इंक्लूडेड होता है, दैट इज कॉल्ड excretory system. Human excretory system, the organ that are involved in the removal of waste products from the body, is known as excretory system. The various organs which form the excretory system are as follows. तुम्हारा देखो इस तरीके से तुम्हारा एक्सक्रीटरी सिस्टम रहता है। कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूडेड हैं, ये देखो, वेना कावा है, आयोटा है, ये हार्ट से भी रिलेटेड है। रीनल वेन, रीनल आर्टरी, किडनी तुम्हारा पहला ऑर्गन हो गया जो तुम्हारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट होता है। देन इट इज यूरेटर, देन ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं किसका क्या फंक्शन होता है। Kidney, all the waste that are thrown out of the cells are transported to the excretory system of the blood. Hence, the blood is filtered to remove these waste. The filtration is performed by the blood capillaries present in the two bean-shaped organs that is called kidney. Kidney का एक यूनिट होता है, बेसिक यूनिट, that is called nephron. और इसी के थ्रू मेजर सारे फिल्टरेशन होते हैं। ठीक है, फिल्टरेशन सारा इसके थ्रू ही हो रहा है। When the blood reaches the kidney, the useful substances are absorbed back into the blood. The waste that are dissolved in the water are removed as urine. The kidney receive the blood rich in oxygen from the heart through the renal arteries. देखो यहाँ पे renal arteries है, renal artery के थ्रू ही किडनी में जितने भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वो जाते हैं, एंड उसमें जितना भी वेस्ट मटेरियल रहता है देन इट गोज आउट ऑफ द बॉडी। आई बात समझ में? ठीक है, अब यूरिनरी ब्लैडर होता है। यूरिनरी ब्लैडर इज दिस, एक पाउच होता है जिसमें जितना भी वेस्ट मटेरियल रहता है वो जाके स्टोर अप होता है, एंड व्हेन द इट फिल्स अप, अर्ज होता है, एंड देन यूरेथ्रा के थ्रू जो भी यूरिन है या फिर जितना भी वेस्ट है वो थ्रो आउट किया जाता है बॉडी से। आई बात समझ में? A pouch-like structure that stores the urine produced in the kidney is known as urinary bladder. यूरेटर्स होते हैं, यूरेटर आर द पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो कि किडनी से वो जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है वो फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर लेके जाता है। द टू ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट द किडनी एंड द यूरिनरी ब्लैडर आर नोन एज यूरेटर्स. दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच ट्रांसपोर्ट द यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर. आई बात समझ में? और यूरेथ्रा इज द फाइनल पार्ट जहां पे स्टोर करके जिसके थ्रू यूरिन जो है वो पास आउट किया जाता है फ्रॉम द बॉडी. द यूरिन विच इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर इज सेंट आउट थ्रू द ओपनिंग फाउंड एट द एंड ऑफ मस्कुलर ट्यूब नोन एज द यूरेथ्रा. आई बात समझ में? एक्सक्रीटरी सिस्टम तुमको बस इतना समझना है कि वो सर्कुलेशन का एक पार्ट होता है जिससे जितना अब ऑक्सीजनेट तो हो गया ब्लड, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि बॉडी सिर्फ ऑक्सीजनेशन का जरूरत है ब्लड को प्यूरिफिकेशन का भी जरूरत है. ये प्यूरिफिकेशन, ये फिल्टरेशन कौन कर रहा है? किडनी कर रहा है हमारा. किडनी करने के फिल्टरेशन करने के बाद क्या होता है? जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है थ्रू आर किडनी, वो जितना भी यूजफुल था वो किडनी ने एब्जॉर्ब कर लिया, और जो भी वेस्ट मटेरियल है वो यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में चला जाता है. ब्लैडर में जाके स्टोर होता है अंटिल ये पूरा ब्लैडर जो है वो फिलअप हो जाता है, एंड देन यूरेथ्रा के थ्रू जो भी यूरिन है, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है वो बॉडी से पास आउट कर दिया जाता है. समझ में आया? आज का क्लास थोड़ा सा हेक्टिक हो गया तुम्हारे लिए, कॉम्प्लेक्स हो गया, क्योंकि बहुत कुछ हम लोग एक बार में पढ़ लिए. ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स भी पढ़ लिए, एनिमल्स भी पढ़ लिए, हार्ट का पूरा फंक्शन पढ़ लिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी पढ़ लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदरिंग वाला चैप्टर है और मज़ेदार चैप्टर है. ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स हम लोग पढ़े. रूट हेयर क्या होता है? एब्जॉर्ब करता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का. देन फ्लोएम, जाइलम, दो कंडक्टिंग टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़े, कैसा होता है, डिफ्रेंसिएशन, ये सब याद देख लोगे तुम लोग, ठीक है, लिख लेना नोट्स में. एंड देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. फूड में क्या होता है?
वाटर का हो रहा है, कौन कर रहा है? जाइलम कर रहा है। फूड का हो रहा है, कौन कर रहा है? फ्लोएम कर रहा है। फ्लोएम के ट्रांसपोर्टेशन में, फूड में एक पर्टिकुलर टर्म दिया था जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसलोकेशन। देन वी स्टडीड अबाउट ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन में कैसे होता है, कैसे इवापोरेशन ऑफ वाटर हो रहा है, ठीक है, और क्या यूजफुल कैसे है ट्रांसपीरेशन प्लांट के लिए। ऑल्दो इट इज अ डीमेरिट बट इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर द प्लांट। क्यों है यूजफुल? बिकॉज इट क्रिएट्स अ सक्शन पुल ड्यू टू विच वाटर इज सक्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पार्ट ऑफ प्लांट टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, देन ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हम लोग पढ़ चुके हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जितना भी डिफ्यूजन हो रहा है ऑफ कंसंट्रेशन उसको बोल रहे हैं ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन, बेसिक डिफ्यूजन होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन एरिया टू लोअर कंसंट्रेशन एरिया। कोई भी मैटर का मूव करना इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और उसमें कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, जैसे स्टेट ऑफ मैटर हो गया, साइज ऑफ मॉलिक्यूल हो गया, कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। देन वी गो टू ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग स्टार्ट किए थे, हार्ट, आर्टरीज एंड वेन्स, ये पार्ट्स होते हैं। देन वी वेंट टू ब्लड। ब्लड क्या होता है, कौन कौन से सेल्स उसमें इंक्लूडेड होते हैं। लिक्विड पार्ट, फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा, ये चीज एकदम ध्यान रखोगे। देन प्लाज्मा के बारे में पढ़े, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स किस काम का आता है? कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी इम्यून सिस्टम, ठीक है। ये आरबीसी हेमोग्लोबिन, रेड कलर, हेमोग्लोबिन, ठीक है। देन इतना पढ़ लिए हम लोग। देन ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़े। ब्लड वेसल्स 3 तरीके के होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तीनों के डिफरेंशिएशन पढ़ा हम लोगों ने। आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा और वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करेगा। ये चीज तुम लोग कहाँ देखे होगे? हार्ट में। हार्ट में ये चीज नोटिस किया? ये इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा क्या है? क्या है? वेन्स हैं। वेन्स क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। अब ये आर्टरी है। अब हाँ, एक चीज और है, ये हार्ट में ही होता है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है और पल्मोनरी वेन्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आ जाता है, ठीक है। चलो, हार्ट पढ़ा हमने, डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है ये सब कुछ पढ़ लिया हम लोग। हार्ट तो पूरा डिफरेंशिएशन अच्छे से एक्सप्लेन किया गया तुमको। डायग्राम खुद से बना सकते हो, हम बस नॉर्मली समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए सब कुछ बनाए हैं। ये फ्लो चार्ट टाइप का भी जो भी बना के दिए थे समझाने के लिए, ठीक है। देन स्कीमेटिक डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेनली तुम लोग एग्जाम्स में आता है। देन लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट, ये पढ़े थे। हार्ट बीट हम लोग पढ़े, लब डब साउंड होता है मोस्टली। हार्ट बीट हमारा नॉर्मल हार्ट बीट क्या होता है? 72 to 80 बीट्स पर मिनट, ओके। देन वी स्टडीड अबाउट स्टेथोस्कोप। 3 पार्ट होते हैं, चेस्ट पीस, 2 ईयर पीसेस एंड ट्यूब जॉइनिंग द बोथ पार्ट्स, ओके। देन वी स्टडीड अबाउट मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन, ये पूरा एक्सप्लेन कर दिए थे। देन एक्सक्रीटरी सिस्टम, सब कुछ बता दिया एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है क्या नहीं होता है, ओके। चलो, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डिटेल्ड चैप्टर है, थोड़ा समझना ज्यादा है, लेकिन अगर एक बार समझ में आ गया, तुम लोग अभी 7th में हो, 8th, 9th, 10th, ये तीनों में तुमको पढ़ना है और थोड़ा सा इनहैंस्ड वे रहेगा। हम मैम ने बहुत कुछ डिटेल में भी बताया है जो अभी तुम लोग को नहीं पढ़ना था, ठीक है। तो इसलिए तुम लोग को अगर नोट्स बनाते हो अभी से समझ जाओगे तो फ्यूचर में जाके बहुत ईजी होगा समझने में। बायोलॉजी का बेसिक यूनिट्स है ये ऑर्गन सिस्टम्स, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, रिप्रोडक्टिव हो गया, ये सब तुम्हारा बायोलॉजी का बेसिक यूनिट्स है। ये एक बार समझ में आ जाएगा, लाइफ टाइम नहीं भूलोगे, ठीक है। इसलिए समझना बहुत जरूरी है, क्या मैकेनिज्म होता है सबका समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? चैप्टर खत्म हो गया है, नोट्स खुद का बनाना है, जो भी मैम ने समझाया है, जो खुद से समझ में आया है वो भी लिखना है, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करना है ताकि रिविजन के टाइम पे कोई दिक्कत ना आए, ओके। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।